अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाकई जिंदगी का सफर बड़ा अजीब सफर है और जिंदगी के इस सफर में कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि जिनको सब कुछ मिलता है और जिंदगी भी जिंदगी में मिल जाती है। यही जिंदगी का सफर है। आज खुशियों की रात है और इसलिए आज का प्रोग्राम हमने खुशियों के हवाले से तरतीब दिया है। चंद ऐसे लोगों को बुलाया है जो वाकई जिनको जिंदगी में खुशियां मिली, जिंदगी में जिंदगी मिली, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनका, कैसा तजर्बा रहा है, हम उनसे आज ये बात करना चाह रहे हैं। बात ये नहीं है कि शादियां तो हो जाती हैं, मेरे जैसों या मेरी जैसियों की शादियां हो जाती हैं, लेकिन बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, वो जिनको चाहते हैं वो उनका शरीक हयात बन जाता है या बन जाती है। हम इस हवाले से जरूर बात करेंगे। और दूसरी बात भी मैं आपको ये करना चाहता हूं कि चूंकि ईद है, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द भी लोग होंगे, हम उनका भी ख्याल रखें और हमें उनका भी ख्याल रखना है, हमें ख्याल रखना भी चाहिए। प्रोग्राम का आगाज करता हूं और मैंने आज वो कपल बुलाए हैं जिनको मैं कदरे जाती तौर पर जानता हूं। बहुत कुछ हम शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो बात करेंगे उनके साथ जिंदगी कैसे रही। सब बच्चों वाले हैं माशाल्लाह। जिंदगी का ये सफर कैसे रहा, क्योंकि अगर ये खुशकिस्मत हैं तो हम जैसों से ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, क्योंकि पहले अपने आप को मनाना पड़ा होगा, फिर अपने पार्टनर को मनाना पड़ा होगा, फिर फैमिलीज को मनाना पड़ा होगा, तब जाकर ये किस्मत ऐसी रंग लाई होगी। मैं मेहमानों का तारफ करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया है अनवर इस्माइल साहब ने। इन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री ली और इनके साथ इनकी मिसेज तशरीफ रखती हैं इरम कौसर साहिबा। इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज में डिग्री हासिल की। मेरे बराबर सेट पे तशरीफ रखते हैं जनाब अशफाक खान साहब। ये आईआर में इन्होंने मास्टर्स किया है। एमफिल के लिए ये एरिया स्टडी सेंटर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहे। उनके साथ उनकी मिसेज तशरीफ रखती हैं मिसेज आयशा दुरानी साहिबा। इनका भी इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। वसीम अब्बासी साहब मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। बायोलॉजी में इन्होंने डिग्री हासिल की, ये पीएचडी हैं और इनकी मिसेज भी गजाला वसीम साहिबा बायोलॉजी में थी इनके साथ। वो आज न्यूजीलैंड में हैं और वहाँ इमिग्रेशन के लिए गई हुई हैं। बच्चे भी इनके वहाँ पर हैं। मियां सलमान हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी किया इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज में और इनकी मिसेज तशरीफ रखती हैं इरम हमीद साहिबा। ये भी निप्स पाकिस्तान स्टडीज में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब्बासी साहब, आप चूंकि अकेले हैं यहाँ पर, तो वो क्या एक शेर है कि कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बैर खुदा आज जिक्र यार चले। कैसा रहा आपका ये सफर जिंदगी का? थैंक यू वेरी मच जी। काफी सफर अच्छा रहा और शुरू में लगता है कि शायद जो ना वो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन चीज़ें सेम रहती हैं और थ्रू आउट बड़ा अच्छा एंजॉय किया। और फिर दूसरी बात यह है कि आपका जो नॉस्टैल्जिया है वो कॉमन ग्राउंड्स पे होता है, तो आपकी बहुत सारी यादें जो है ना वो दोबारा आप रिलीव करते हैं और हर वक्त आप रिफ्रेश हो सकते हैं अपनी उन यादों को रिलीव करके। लेकिन वो किसी ने कहा ना, गाना भी है ना कि फूल भी हो दरमियां तो फासले रहे। ये तो न्यूजीलैंड इतना दूर मतलब है, दुनिया के आखिरी कोने पे न्यूजीलैंड। बस कुछ ऐसी मजबूरियां थी, उनको पहले भेजना पड़ गया। बच्चियों का जो ना वो एडमिशन था तो दे हैड टू लीव अर्ली। तो मैंने अभी जाना था भाई 12 मई को, लेकिन वो कुछ दूरियां और बढ़ गई। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वो लगा दिया, फिर ऊपर से यहाँ पे कोरोना की वजह से हो गया। तो इंशाल्लाह जुलाई में ज्वाइन करने का प्रोग्राम है उनको। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कोरोना से निजात दिलाए और आपका सफर भी मुबारक हो, आप जाकर दोबारा मिलें। भाभी, आपकी तरफ मैं आता हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की लोकेशन ऐसी है, माहौल बड़ा अच्छा है, इतने अच्छे कुदरती नज़ारे हैं, तो कितना असर पड़ा ये जब थॉट आया कि नहीं हमें इकट्ठे रहना चाहिए, जिंदगी इकट्ठी गुजारनी चाहिए? उन नज़ारों का तो डेफिनेटली इफेक्ट आपके ऊपर आता ही है, क्योंकि मुझे ये याद है कि मेरी जो
قائد اعظم یونیورسٹی کا گیٹ ہے, سم ٹائمز ویدر اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ آئی یوز ٹو لیو دا بس اور وہاں سے میں واک کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ جاتی تھی. اور ابھی بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی گنجائش ہے تو فائن آرٹس کا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ بہت ضروری ہے, اور ایستھیٹکس کو میچور کرنے کے لیے وہاں پہ سینری اتنی خوبصورت ہے, اس کے ساتھ اٹیچ جو پیریفری ہے, ساتھ میں اسٹریم ہے. مطلب نہ صرف ہم جاتے ہیں بلکہ ہم اتنے لوگ ملے, ہم ان کو وہاں لے کے گئے ہیں. اور ایون فیملی میں جو لوگ امپریس ہوئے ان کے بچوں نے اپنے نام کے ساتھ رملی لگا لی ہے پہاڑ کے دامن میں. ایگزیکٹلی. تو اس کا افیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ کو مطلب کہ اچھی اچھی اچھائیاں زیادہ نظر آتی ہیں, اور اگر آپ اتنے حسین منظر میں جا کے جائیں تو آپ کو نیگیٹیوٹی لوگوں کی بھی کم بیوٹیفل ہے. نیچر اتنی حسین ہے کہ انسان اندر سے بھی اس کو فیل کرتا ہے. ہاں جی, بیوٹیفل لوکیشن ہے اس کی. اور ابھی بھی مطلب کہ دنیا میں جہاں بھی ٹریول کیا لیکن ویسی یونیورسٹی میں نے نہیں دیکھی. مجھے ابھی بھی مطلب مزہ آتا ہے اور میں ابھی بھی جاتی ہوں. آئی کین اسٹل ریکال, میں سال نہیں بتاتا کب کی بات ہے لیکن آئی کین اسٹل ریکال, آپ اسٹریم پہ جا رہے ہوتے تھے, آ رہے ہوتے تھے, تو اسٹریم کا سفر ماشاءاللہ ایک اسٹریم بن گئی زندگی کی کہ آپ پیرل چل رہے ہیں, اتنے سال ہو گئے, زندگی اچھی خوشباش گزر رہی ہے. اب کیسا لگتا ہے؟ میں ریفلیکٹ بیک کروں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور پھر جیسے ارم کہہ رہی تھی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سب کچھ ملا, ڈگری کی وہاں سے, شادی کی وہاں پہ, پہلی جاب زندگی کی ایز لیکچرر قائد اعظم یونیورسٹی میں کی, اور یونیورسٹی کے ساتھ بڑی لمبی ایسوسیشن ہے. پھر تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو رول بھی رہا سینئر وارڈن کے طور پہ, تو اس میں بڑے ایکسپیرینسز ہوئے. اور یہ بڑی مزدار بات سیکھی کہ کیونکہ وہ فیڈرل یونیورسٹی تھی, ہر صوبے سے لوگ آئے ہوئے تھے. جو ہمارے جیسے لوگ جب پہلی دفعہ یونیورسٹی میں پہنچتے تو کئی دفعہ ایکسپوجر نہیں ہوتا, بڑے اسٹیریوٹائپس ہے دماغ میں کہ فلاں لوگ ایسے ہوں گے, فلاں ایسے ہوں گے. لیکن اتنا اچھا لگا کہ کیا اچھا ایک میلٹنگ پاٹ ہے پاکستان کا, کہ جس میں سب لوگ, ساری ایتھنیسٹیز انوالو ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں پھر گنجائش ہے آپ سے انٹریکٹ کرنے کی. اور میرے خیال تھوڑی سی پروگریسو آؤٹ لک تھی یونیورسٹی کی اوور آل. اشفاق خان صاحب, یہ آپ مطلب ہے آپ تو پیرافری پہ واک شاک کرتے رہتے تھے. مجھے آنےسٹلی مطلب ایک پازیٹیو شاک ملا جب میں نے سنا کہ بھابھی بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے ہیں. چوکر صاحب, ابھی اندازہ ہوا کہ میں کیوں واک کرتا تھا. کیونکہ پیرافری ہاسٹل 5 بھی ادھر ہی تھا نا سامنے. دیکھیں بالکل جی, سارے رستے وہی جاتے تھے ہمارے لیے. تو لوگوں نے تو ڈگریاں وہاں سے لے کے آئے, ہم تو بیگم ساتھ لے کے آئے, اور وہ سلمان نے نوکری بھی وہاں پہ کی. لیکن میں کہوں گا کہ دیکھیں, ڈگری, بیگم اور بہت قیمتی دوست, یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوست ایسے کہ ہر صوبے کے, ہر جگہ کے. ہم باقی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں لیکن اتنی آپ کو وہ ورائٹی نہیں ملتی کہ جی بی کے لوگ وہاں سے, ڈائیورس بیک گراؤنڈ نہیں, اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے, اور رورل اربن کا اس میں الگ ڈیوائڈ تھا. اور مجھے تو یاد ہے ہمارے پروونس سے, کے پی سے جو لوگ آتے تھے, ایسا بھی تھا کہ پہلی دفعہ وہاں پہ وہ لوگ ٹراؤزر پہنتے تھے. ہم نے تو وہ سارے سین دیکھے, لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تھے, رات کو پہن کے تھوڑا گیلری میں پھر کے پھر ان کو حوصلہ ہو جاتا تھا. میں کہوں گا, اور پھر وہ سوتے ہوئے بھی نہیں اتارتے, اور پھر اتارتے بھی نہیں تھے. بالکل ٹھیک کہا, پھر اتارتے بھی نہیں تھے. تو گرومنگ کے حوالے سے اگر میں کسی کے لیے کہوں گا کہ یہ یونیورسٹی اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے کہ آپ کا بہت اچھا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ کی بڑی اچھی گرومنگ ہوتی ہے. بسائڈز جو نیچرل ماحول ہے اس کا, ایسی یونیورسٹی تو کہیں نہیں ہے. بلڈنگ سٹرکچرز ہر جگہ ہیں, لیکن جہاں پہ سٹریمز ہو, پہاڑ ہو, اتنے درخت ہوں, اور اتنا اچھا موسم ہو, ہمیں تو اس کا ایک موسم یاد ہے. تو یہ چیزیں بڑی خاص ہیں اور یونیورسٹی کو بڑا اسپیشل بناتی ہیں قائد اعظم کو. بھابھی یہ بڑے سوشل تھے, مطلب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھے دوست. واقعی وہاں شاہد بنگش بیٹھے ہوئے ہیں, ساجد خان ابھی تو ماشاءاللہ وہ بڑے آدمی ہیں, لیکن ان کا پورا جاہلوں کا گروپ تھا ایک, وہ کہلاتے بھی جاہل تھے. تو یہ اتنے سوشل ہو کے, لوگوں سے ملنے والے, گپ شپ کرنے والے, یہ کیسے ہوا کہ شادی کا بندھن ہو گیا آپ کے ساتھ؟ اچھا, ایک تو یہ میرے سینئر تھے, حالانکہ ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے ایئرز نہیں بتا رہے, ابھی نہ بتائیں, اور ابھی بھی نہیں بتا رہے. سینئر کا بتا دیں. ہمارے سب کا کنسنسس ہے. سینئر جونیئر تو بول سکتے ہیں, گوگل کر کے ہم نکال لیں گے. یہ جو مسئلہ نہیں ہے, تب تک رہنے دیں. تو ٹو بی آن اے لائٹر سائڈ, میں جب اشفاق سے پہلی دفعہ ملی تو میں نے ان کو فورن اسٹوڈنٹ سمجھا. اینڈ آئی ایکچولی تھاٹ کہ یہ کوئی عرب اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ ان کی پشتو میں جو انگلش تھی وہ اتنی پروناؤنس تھی, اور انہوں نے مجھے پیریفری پہ ہی روکا. تو مجھے تو بہت برا لگا اس ٹائم پہ, مطلب ینگ تھے لیکن اتنے بھی دل پھینک نہیں تھے کہ ہر ایک سے بات کرتے. تو انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی, اور مجھے ابھی تک وہ مومنٹ یاد ہے کہ ایسے کہ کچھ ڈیبیٹس پہ, مطلب
अशफाक और डिबेट्स आप सब तो जानते हैं हाँ? तो आई वाज लाइक कि आप ऐसे कीजिए कि शाम को हॉस्टल में फलानी लड़की से आके मिल लीजिएगा, वो डिबेट्स करती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मतलब मैंने तो उनको उधर पुश किया था ना चाहते हुए। डिबेट का कहने का तो एक बहाना था, जी, 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 ठीक है, वो बहाना कम्युनिकेशन ही शुरू था। करने का। वैसे मुझे याद नहीं है ये बहाना। अच्छा। लेकिन हो सकता है उन्होंने काफी कुछ सोच कर आए हों, लेकिन उस वक्त मुझसे यही बात निकली हो। तो एक्चुअली आई थॉट ही वाज, बिकॉज उस जमाने में अगर आपको याद हो तो आप सबने बात की कि बहुत नेशनल लेवल पे और एक यूनिटी थी। तो मैं जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आई तो मेरे लिए उस यूनिटी में बहुत फ्रेगमेंटेशन थी। दिस इज हाउ आई सॉ इट, जिसपे तकलीफ भी होती थी। और फिर मैंने इसको जब सोचा उसी टाइम पे मैं कहती थी ये मिनी पाकिस्तान है। दिस यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन of how united we can be in Exactly. the federal setup and yet how disunited we all are, because हर एक अपनी अपनी एक 1.5 इंच Background की के साथ, मस्जिद बना के exactly. बैठा हुआ है। हाँ, हाँ। और वो एक तकलीफ दे अमल भी ऐसे ही। था। और उसमें हमारे उसमें तो क्लास रेप की पॉलिटिक्स भी हुई और उसमें भी पख्तून पंजाबी का भी लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी फिर ठीक हो गया। बट फॉर मी इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। लेकिन अच्छी बात होती थी कि ये झगड़ा भी होता था, फिर आपस में ही उसको Yes, yes. सॉल्व करते थे बैठ बिल्कुल, के। ऐसे ही अनवर होता है। साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप तो खैर हॉस्टल में नहीं रहते थे, आपका तो घर भी साथ था। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने शादी भी कर ली फिर? जो जाहिल ग्रुप का आपने जिक्र किया, जो जाहिल ग्रुप का रोमांस मेरे अंदर है ना, वो मैं आपको लफ्जों में शायद ना बता सकूं। अच्छा, very good. बट आई एंजॉयड अ लॉट। ये जैसे साजिद साहब हो गए, आजाद साहब हो गए, दादा हैदर, तो ये तो हमने इस माहौल को देखा। इसमें थोड़ा सा एंजॉयमेंट का फैक्टर और ज्यादा ये था कि ये पॉइंट्स जो यूनिवर्सिटी के अपारा तक चलते थे, शटल जिसको कहते थे, तो उसमें इनको देखना और बड़ा एक रोमांस मेरे अंदर क्रिएट हुआ। और वही एक फैक्टर था जिंदगी में मेरा, जैसे कि मैं सोचता था कि मैं भी इस यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ूं। Exactly. उससे पहले हम मतलब स्पोर्ट्स कल्चर में या डेली रूटीन ऑफ लाइफ जो आप। अच्छा, अभी इधर रुकिए। आपने रोमांस की बात की, मैं आपकी बेगम साहिबा से बात करता हूँ। आपको कैसे ये पसंद आया? मुझे इन्होंने बताया कि आपने तो इनकी तस्वीर देखी थी और आपकी सिस्टर थी शायद यूनिवर्सिटी में, फिर आप भी यूनिवर्सिटी में आ गई। राशिद साहब, असल में मेरी जो सिस्टर थी उनके डायरेक्ट सीनियर थे ये। जब वो फर्स्ट सेमेस्टर के ऑफ लेके घर छुट्टी आई जून जुलाई की, तो वेलकम पार्टी की उनकी कुछ तस्वीर थी जिनमें ये थे। तो ऐसे इत्तेफाकन मैंने बहुत तस्वीर उठाई, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा खूबसूरत यही बना है। तो ये कोई ऐसा इत्तेफाक था या शायद मतलब है कि अल्लाह ताला ने वो कबूलियत की, जैसे कहते हैं ना, ये घड़ी होती है, हर दफा हर वक्त सोच समझ के बोला करे, वो कबूलियत की घड़ी होती है। तो फिर बाजी के साथ क्योंकि इनका कांटेक्ट था बीइंग सीनियर, तो फोन से हमारी गपशप शुरू हो गई। तो बिन देखे मोहब्बत हमारी शुरू हो गई थी। अच्छा, वैसे ईमान से मैं बड़ा इंस्पायर हो रहा हूँ कि फोटो देखी आपने और किस्मत इनकी जाग गई। बहरहाल इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे, हम इसी तरह की यादें, अच्छी यादें आपके साथ शेयर करेंगे, अच्छे लम्हात के बारे में बताएंगे। और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी इन्होंने की हुई है, मास्टर्स, कम से कम जितने भी गेस्ट हैं आज वो मास्टर्स लेवल के हैं। जरा जिंदगी के बारे में भी इनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खुशियों भरी रात है और हम खुशियों के लम्हात आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो 15, 20, 25 साल, इससे ज्यादा मैं नहीं जाता, 25 साल पहले के जो लम्हात थे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सब मेहमान अपनी खुशियों से शेयर करें, आपके साथ अपनी खुशियां उनसे आगाह करें। अशफाक खान साहब, सोशल हट थी अंदर, वहां आप बैठते थे, हम सब चाय पीते थे, फिर मजीद हट था बाहर, खाने खाते थे, फिर कैफेटेरिया था, फिर वो बसों को रुखसत करना 3 बजे या 4 बजे, ये सारा अमल अब कैसा लगता है? देखिए, सच पूछे तो दिल तो फिर करता है कि हद से खाना खाऊं, और मैं चला भी जाता हूं। देखिए, शादी का फायदा आयशा से क्या है कि इसने मुझसे एक दिन पूछा, अशफाक कहाँ हो? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में। क्या कर रहे हो? मैंने कहा मजीद साहब से खाना खाने आए हूं। तो इस बात पे आगे से
कोई खास एतराज नहीं हो सकता। कोई नहीं आता। बल्कि दिल किया होगा कि मैं क्यों नहीं ये गिला होगा अपने साथ क्राइसिस लेते आओ, ये इसको क्राइसिस का वो पता नहीं क्यों क्राइसिस अभी उस तक चल टाइम रहा पे है। जो क्राइसिस चला तो वो आज तक वो चल आज रहा है। एमरजेंसी थी, क्राइसिस था, पता नहीं और क्या क्या डिशेज थी। बुफा, एग्जैक्टली। हाँ, बूफे होता था वहाँ पर। तो जो कुछ हमारी गुफा बूफा और चीज हो जाएगी। और चीज हो जाती है। बूफा होता था और हमने जरा एक नई जहद देखी थी उस बूफा में जो बूफे से यकसर मुख्तलिफ था। कभी आपको भी छोड़ने आए थे कि पॉइंट पे बसें खड़ी हैं, वो कैफेटेरिया के सामने, अब तो खैर ब्लॉक्स भी डिफरेंट हो गए, उस वक्त एडमिन ब्लॉक था, इधर कैफेटेरिया था, छोड़ने आते थे, दूर दूर से देखते थे। अशफाक की मोहब्बत बहुत ढकी छुपी थी। ये जगह ये वैसे इसलिए जगह रखते हैं, वैसे करते थे, इसलिए- लेकिन वैसे ही हम नहीं करते वैसे इसीलिए कामयाब हो गए। जी जी। तो नहीं, हम मुझे इतना याद है कि हम अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो आप बस की बात कर रहे हैं, तो शबीर होते थे, उनकी बस कौन भूल सकता है, उसका म्यूजिक कौन भूल सकता है। तो वो एक था। फिर हमने अपारा तक पहुंचना होता था, फिर अपारा से हम फ्रेंड्स गोलगप्पे खाने के लिए मंचीज पहुंच जाते थे सुपरमार्केट में। बहुत गर्मी लगी तो पिंडी वाली बस में बैठ के आखिरी स्टॉप पे बैठ के वापस आ जाते थे, क्योंकि और गर्मी तो होती थी, और Exactly. उस जमाने में भी तो अमूमन मतलब हैरत ये होती थी कि जिनको हमने पॉइंट पे छोड़ा है, अब वो मंचीज के सामने कैसे नजर आ रहे हैं। तो मतलब वो एक्सटेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी भी चलती थी, लेकिन बातचीत ऐसे नहीं होती थी, बस देख के अच्छे जमाने थे। अच्छे जमाने देख, फीलिंग थी। जी। अब्बासी साहब, फीलिंग की बात आप हाँ शौकत, असल में आपने पॉइंट की बात की, मुझे एक बात याद आई कि आयशा जा रही थी छुट्टियों पे और उसके पास कोई बहुत बड़ा बैग था, वो बहुत बड़ा बैग था। ये समहाउ उसको खींच के ले आई। अब कैफे के ऊपर एक जगह पे मैं और ये बेंच भी पड़े होते हाँ, थे तो साइड मुझे पे। कहती है कि अशफाक ये बैग मेरा बस तक ले जाओ। नहीं, इस तरह नहीं कहता, मैंने ऐसे बैग यूं डाल के कहता, जरा उठा के ले आना। हाँ, तो मैंने कहा आयशा ये काम मैं नहीं कर वैसे सकता। अभी तक तो यही हो रहा यही है। बता रहे हैं। शौकत ना बता रहा हूँ ना, मैंने कहा आयशा ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इसको शौक लगा, मुझे कहती क्यों मेरा बैग। मैंने कहा मैं आपका बैग लेके गया इस यूनिवर्सिटी में तो मेरी तो इज्जत गई, खत्म हो गई। तो वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता था, अब हर वक्त बैग और सामान लेता जा रहा हूँ। लेकिन चले उस वक्त मैंने बैग से इनकार किया। अकलमंदी की होती वो कर लिया होता तो आज ये इस पे हमारी कई दफा बहस हुई। अच्छा नहीं, अब्बासी साहब आप मेरी तरफ आए ना। नॉस्टैल्जिया है, जैसे उन्होंने कहा जाते रहते हैं, मैं भी जाता हूँ, मैं भी ऑनेस्टली रेगुलरली यूनिवर्सिटी जाता हूँ। वही जो मिलाप चौक है, संगम चौक है, जुदाई चौक है, उसी पगडंडी पे आना, चलते चलते लाइब्रेरी की तरफ जाना, सोशल हट की तरफ जाना, बंदा अपने अच्छे वक्त में अपने साथ इंजॉय करता है इस चीज को। आप क्या करते हैं अभी? नहीं, मैं तो चूंकि बहुत कम अरसे के लिए यहाँ पे अकेला हूँ, 2-3 महीनों में, और मजीद इतने कोई लंबा अरसा भी नहीं है। लेकिन यह है कि हम भी लेके जाते रहे बच्चों को, मतलब तकरीबन पिछले 20-22 साल में बच्चे जो है ना वो लाइब्रेरी में भी गए, हम लोग खाना भी खाया, आर्ट्स पे क्राइसिस भी जाके दिखाया बेटों को कि बेटे को मैं कहा ये क्राइसिस होता है। तो उससे पहले उसका क्राइसिस का मतलब उसको कुछ और आता था। उसको देख के उसने कहा यार ये तो जो है ना एंजॉयबल क्राइसिस कंटिन्यू। इरम भाभी, जो जिस एज की हम बात कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त गाने हुआ करते थे। लता के गाने सुनते थे, मुकेश के गाने सुनते थे, किशोर के गाने, बसों में गाने सुनने के लिए स्पेशली बैठ के जाते थे। शबीर की बस में, मतलूब सियाल की बस में, पूरा चक्कर इस्लामाबाद का लगा के वापस आना। हॉस्टल में रहते थे इसलिए कि अच्छे गाने सुनेंगे। अब भी गाने शाने सुनते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल सुनते हैं, और बल्कि वो जो गाने हैं उनकी तो हमने अपनी एक कैसेट ही बना ली थी। अच्छा। वो लिखे थे कि वो कैसेट बनाई थी, और जो हीनो बसें आई थी ना हमारे बिल्कुल एंड सेमेस्टर्स में, उसमें मुझे बस ड्राइविंग का इतना शौक था कि उसके बाद मैंने फुल टाइम मैं बहुत ड्राइविंग करती हूँ, मैं हर केपी के सब जगह ड्राइव खुद करती हूँ, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन जो थी ना उन बसों की डेकोरेशन और उसकी जो निसार की बस थी ना, वो मुझे बहुत अभी पसंद बस थी। का तो नंबर भी आपको याद है? हाँ, हमारी तो क्योंकि पिंडी की एक ही होती थी, वो मिस हो गई, तो फिर आपको पता है अपारा से सुजुकी, फिर वैन, और इस तरह आपने जाना है। तो वो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन वो 1106 जो थी ना, उसको मिस करना का मतलब था कि आप 2 घंटे उसको मैंने पिंडी सिया पहुंच बहुत रहे किया है। 11 मेरी मिसेज पिंडी रहती थी। ये पॉइंट पे ही जाते थे। ये पॉइंट हाँ जी, ये वैसे मियां साहब हम सब जाते थे, ऐसी भी बात
नहीं, वो फर्क कोई था ना दरख्तों के पीछे से छुप के ऐसे ही है। देखे या कोई वैसे खड़ा हो। देखिए ये एक फर्क अपनी- था ना जी। हाँ जी। अब हम तो जनाब एक किसी मकसद से जाते थे, ये बिला मकसद जाते थे। हम तो सियाब करने जाते थे ना जी। नहीं, वो ये मतलब development- इनके मकासद थे, आपका मकसद था, इनके मकासद थे। शौकत पॉइंट का बताए क्या चीज थी कि लोगों को पता लगे ना, पॉइंट हम बात कर रहे हैं बार बार, पॉइंट किस पॉइंट जहाँ बसें खड़ी होती थी वहाँ उसका 4 बजे point बस ने जाना छुट्टी के है, टाइम। बस ने जाना होता था। एक बस नहीं 12-14 बसें थी और छोटी थी बसें। 12-14 मकासद थे। मकासद हर किसी का अपना मकसद होता था अपनी जगह पे। मैं मियाँ साहब आपके मैं अगर एक बात ऐड करूँ, जब हमारा पहला सेमेस्टर था जी, जी। तो हमारे एक दोस्त से लाके साहब वाला उन्हें खुश रखे, वो 2-3 दिन गायब रहे, 2 लड़के थे एक और जैदी साहब थे। तो उसके बाद उन्होंने क्लास में सबको बैठा लिया और कहा कि यार ये सब लड़कियों के ये ड्रेसेस हैं। हमने कहा यार ये तुम लोगों को कैसे मिले? उन्होंने टेलीफोन वगैरह थे नहीं। उन्होंने कहा जी एक दिन हम पिंडी की बसों पे गए हैं और एक दिन इस्लामाबाद की बसों पे छत पे बैठ के, तो हमारी क्लास जिस गली में उतरी है हमने वो उतर के फिर उनका नंबर नोट कर लिया। तो ये हमने कुछ 4-5 दिन की मेहनत से पूरी क्लास की लिस्ट बना के आप सबके जीपीएस कब शुरू हुआ? तो आपको मिल ये गया, शुरू हुआ। फिर आपको मिल गया था उसे address। कहते हैं सीना गदर इनको जीपीएस address था। मिल गया। मियाँ साहब ये बताइए कि राब्ता रहता है, यानी आपके साथ काफी अरसे के बाद राब्ता हो रहा है, बट इट सेल्फ राब्ता रहता है, आपका दोस्तों से भी राब्ता रहता है। मुझे आपका नंबर अभी मुझे इजलाल हुसैन साहब ने दिया, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनकी मिसेज माशाल्लाह बड़ी डिसेंट, बड़ी मैच्योर, बड़ी लार्ज हार्टेड खातून है। तो दोस्तों से जैसे मुझे उनसे आपका नंबर मिल गया, आपके कॉन्टेक्ट दूसरे दोस्त हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है हम वो F8 में खाना खा रहे थे, आप और दोस्त के वो भी कॉमन फ्रेंड वो भी थे। common। तो कितना कांटेक्ट रहता है? जिंदगी ने कितना मकसद ये है बांध के रखा है? मेरा ख्याल है बहुत से लोगों से रब्ता रहता है। अच्छा। और कुछ फिर अब व्हाट्सएप की बरकतें हैं कि उसमें आपके ग्रुप्स क्रिएट अब हो तो गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, आपके अपने उससे exactly। पहले एक मुश्किल होता था। उससे पहले जब हम पास आउट हो रहे थे शौकत साहब, तो तब हमने सोचा था कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मार्च हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हट्स पे मिलेंगे। क्या बात। अच्छा। सब क्लास ने ये डिसाइड कर लिया था अच्छा। कि जो मार्च का पहला हफ्ता होगा सैटरडे का दिन, उस दिन सारे दोस्त जहाँ पे जो इस्लामाबाद में या लाहौर से आना चाहिए, तो वो फिर हम 2-4 साल मिलते भी रहे। बाद में फिर राब्ते मुनक़ता होने शुरू हो गए, बंदा जिंदगी की दौड़ में मसरूफ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया से दोबारा वो राब्ते बहाल हो रहे हैं। और अब भी ख्वाहिश होती है कि लोग आ जाएं। वो LMNI भी थोड़ी एक्टिव हो गई है, तो थोड़ा सा उससे बेहतरी तो पैदा हुई है। अनवर साहब ये बताइए, ये तो हॉस्टल वाले हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप तो वहां रहते थे, आप अदरवाइज क्या करते थे? यानी आपने पॉइंट पे नहीं जाना, आपने जाके वो किसी को टाटा नहीं करना, लेकिन आप करते क्या थे फिर? सर यही सारे काम मैं करता था। ये सुन रही हैं भाभी? और उसमें ये था कि जिस वक्त हम घर से ये इजाजत लेकर जाते कि जी हॉस्टल पढ़ने जा रहे हैं, हमने खामखा की एक ट्यूशन का बहाना किया हुआ था। अच्छा कि हम हॉस्टल ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें हम ये सारे पॉइंट अटेंड करते थे। भले हम उस वक्त स्टूडेंट नहीं थे, तो बाय बस वो एक काइडियन का टैग लगा हुआ था ना, हाँ। तो वो एंजॉय करते थे। और पॉइंट का तो इतना ही वो था कि बाज़ का जैसे मिसिरम ने भी बताया कि वो पिंडी गए और वापस उसी पॉइंट पे आ गए। हम तो 3-3, 4-4 दफा जाते थे। आप भी 1 बजे पॉइंट जाता था उस पे चढ़ गए, फिर 3 बजे पॉइंट जाता था उस पे चढ़ गए, फिर 5 बजे जाता था, फिर 7 बजे जाता था। एक ड्राइवर थे निसार खान नाम था उनका, एक राना शबीर थे, ये हमारे हमसाए भी थे, तो इसलिए वो हमें सैर भी करा देते थे और हम इसमें एंजॉय भी बड़ा करते थे। इरम साहबा, आप इस हवाले से, आप तो खैर बस में बैठने वाली हैं, हम तो छोड़ने वालों में शामिल होते थे। मैं इनकी बात कर रहा हूं, अनवर इस्माइल साहब की। आप बसों के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस था? आप कैसे इनकी बात सुन के, वो कह रहे हैं 1 दफा नहीं 5-5 बार वो आते जाते थे बस पे? बिल्कुल। अच्छा, मेरा सबसे जो खूबसूरत जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अभी तक मैं याद करती हूँ, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट निफ्ट था, तो निफ्ट हमारी 8 बजे सुबह को बस निकलती थी। ये 2 बैठे हैं निफ्ट वाले भी इधर। अक्सर आदत होती थी कि मैं सबको अंदर बिठा के उनको जगह देती थी कि आए बैठे, और मैं फिर गेट पे खड़ी हो जाती थी। और क्योंकि अनवार की वजह से मुझे काफी तरह ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जानते थे, तो वो बड़ा मुझे रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने मुझे कभी इस चीज से मना नहीं किया कि आप यहाँ पे ना खड़ी हो। मैं बिल्कुल गेट पे खड़ी हो जाती थी, कंडक्टर साथ होता था, तो वो हेडफोन लगा होता था, गाने सुन रहे होते थे, तो बड़ा एक इंजॉयमेंट होती थी। तो उसके अलावा फिर दूसरा ये होता था कि अनवार से शाम को मिलने जाना होता था। ये एक कमिटमेंट होती थी कि क्लासेस खत्म होंगे, उसके बाद वापस आना है हॉस्टल, खाना खाना है, और उसके बाद अनवार से मिलना है। कभी हम स्ट्रीम
को एंजॉय करते थे, कभी हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कॉलोनी इनके घर की तरफ चले जाते थे, कभी हम यूनिवर्सिटी गोल फेरे लगा के 10 बजे हॉस्टल के गेट पे पैराफ्री उसको कहते हैं ना, जो गोल चक्कर है ना ऊपर, उसको पैराफ्री कहते हैं हम। हमारे जी, फिट रहने का बिल्कुल, वो भी था, बिल्कुल ही एक ही बहाना था वो। चले माशाल्लाह, बड़ा अभी भी वैसे सारे फिट हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये फिटनेस बरकरार रखे, जिंदगी दराज करे। मुझे ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस लेवल बड़ा कम है, यानी ये बड़ा चैलेंज है कि आप एक जानते हैं मेंटल लेवल मैच्योरिटी आपकी इक्वल है, फिर कैसे आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और इस बर्दाश्त के इस मादे को एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अशफाक खान साहब, ये साबित हो चुका दुनिया में कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी अपनी बीवी को खुश नहीं रख सका। अभी मैं बिल गेट्स की बात कर रहा हूँ। अभी हुआ है जी, तो बिल्कुल। आप बताएं, आपने कैसे खुश रखा हुआ है? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नहीं, पहले मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा जवाब। हाँ, फिर आप कह दें, ठीक है। देखें, आप फिर तायद कर दें। अच्छा, देखिए यूनिवर्सिटी का तो मैं तो हॉस्टल बड़ा अर्ली चला गया था, क्लास 8 से ही चला गया था, कैट कॉलेज चला गया था, फिर पीए में गया, यूनिवर्सिटी गया। तो मुझे तो वाकई शुरू में बड़े ताने पड़ते थे कि अब निकल आओ उस हॉस्टल से। हाँ। अब वो थोड़ा सा मुझे रूटीन और डिसिप्लिन और ये चीजें तो हम वैसे ही पीछे छोड़ आए थे। कैजुअल कॉलेज। हाँ, तो वो इश्यूज, वो बड़ी डिसिप्लिन गुजार ली थी, 5 साल उधर 2 साल उधर। तो इश्यूज तो होते हैं लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है, और मसले भी रहे हैं, बहस वहस भी होती रही है। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा मैंने कहा था बेगम को कि बेगम मेरी जिंदगी का मकसद अब खुश करना नहीं है आपको। ये बड़ी अजीब सी मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ। मैंने कहा मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको खुश करूं भाई। ये आपको किसने कहा कि शादी का मतलब ये है कि मियाँ सारा दिन आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहेगा? तो इस तरह शायद थोड़ा बहुत, लेकिन चक्कर में लगा रहता है। देखिए फिर अब कैसे आप टॉलरेट करती हैं? मतलब मेरे लिए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा, हमारा जो एक तलक है माशाल्लाह बहुत अच्छा, आई नो हिम। तो कैसे आप मतलब अकोमोडेट करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, आप कैसे टॉलरेट करती हैं, अकोमोडेट करती हैं, वो कैसे टॉलरेट करते हैं? एक्चुअली मुझे शादी के बाद बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि अशफाक की शादी मुझसे नहीं हुई। अशफाक या हॉस्टल में है या दोस्तों के हैं, रोमांटिसिज्म में, दोस्तों के रोमांटिसिज्म में या उस जमाने के रोमांटिसिज्म में। और जिस अशफाक से मैंने शादी की या जिस अशफाक से मैंने प्यार किया, वो असल में वही है। तो चेंज तो करना नहीं है, बिकॉज अगर मैंने चेंज कर दिया तो मैं क्या चेंज कर रही हूँ। और एक दफा आपकी बात बड़ी अजीब है, मुझे याद है, एक दफा मैं अशफाक के साथ बैठ के इस तरह से बात कर रही हूँ और अचानक मैंने उसको देख के कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें उस टाइम का मिस कर रही हूँ जिस वक्त हम मिले थे। क्योंकि शादी के बाद ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, और मे बी परहैप्स खवातीन पे ज्यादा और फिर बच्चों के बाद ज्यादा। तो आई डिड मिस दैट लाइफ सो मच कि आई स्टार्टेड मिसिंग द गाय आई लव्ड। The person who is married to me is equally beautiful, equally loving, सब कुछ है, लेकिन शायद वो यूनिवर्सिटी की आजादी न मुझ में रही, और जब मुझ में नहीं रही तो मैंने उसको भी नहीं करना चाहा, which was a mistake। और मेरे ख्याल में खुशी यही है कि हम एक दूसरे की स्पेस को की रिस्पेक्ट करने लगे, और वो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी थी जो शुरू में मुझ में नहीं थी। यही बात मैं वो मुझे टाइम लगा, बिकॉज आई हैड टू एक्सेप्ट हिम, क्योंकि मैंने जिससे शादी की है या तो मैंने उसको उसी तरह रखना है, और अगर मैंने बदलना ही है तो फिर मैं किसी और से ही कर लेती, माँ बाप की पसंद कर लेती। वेल सेड। मियाँ साहब, मेरे एक दोस्त हैं मलिक नियाज साहब। मलिक नियाज साहब अभी 3 दिन मुझे ऐसे आए, मेरे पास बैठे तो बेगम साहिबा का फोन आ गया, तो गुस्से से बातें कर रहे हैं उनको। तो मैंने कहा यार रिलैक्स, मतलब मेरे सामने बैठ के तो नहीं लड़ो। तो गुस्से से कहते हैं, ये मैं उसको बताता हूँ हर वक्त, जब मुझसे लड़ती है ना तो मैं कहता हूँ जब तुम मुझे खून से लिखे खत भेजा करती थी ना, तो मैं अब जो है ना वो मैं बच्चों के सामने बात करता हूँ तो वो बिल्कुल बेचारी चुप हो जाती है, और मैं सोचता हूँ कि वो खत मुझे संभाल के रखने चाहिए थे। तो आप सारे पुरानी बातें याद करते होंगे कभी? दायरा घर है, जैसे बता रही हैं कि एक्सपेक्टेशन ऊपर नीचे भी थोड़ी होती है, लेकिन अच्छा है माशाल्लाह यू लिव्ड अलोंग। तो ये फीलिंग कैसी होती है कि कभी कभी आप सोचते होंगे कि यार ये मैंने क्या बात कर दी थी? सबसे अच्छी बात ये कि हमने खून से खत लिखे नहीं थे। नहीं तो वो आते और हमें हॉन्ट करते। नहीं, वो भी अच्छी याद के हवाले से कर रहे थे। मतलब एक फीलिंग है कि यार एक इंसान मेरे लिए इतना
कुछ कर रहा है कि अपने खून से खत लिख रहा है, इससे बड़ी बात इससे क्या हो बड़ी क्या सकती बात है ना? नहीं, उसका भी अपना क्रेडिट है जी, वो Exactly. आम बंदा तो नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आम बंदा हूँ, न्याज साहब थोड़ा मतलब तो मेरे तो अगले दर्जे की मार्फत की मंजिलें तय कर रहे होंगे, मैं थोड़ा भी पीछे रह रहा हूँ उनसे। तो मैं कहा, आज उनके भी माशाल्लाह बच्चे जवान हैं, बल्कि शादीशुदा बच्चे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो झगड़े कोई खास हुए नहीं हमारे, वैसे अल्लाह का शुक्र है उसमें। क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि जब हमने शादी भी करते तो ये सॉर्ट ऑफ अरेंज भी थी, फैमिली से मिली। और दूसरा उसमें जो शायद अच्छी बात बहुत ज्यादा ये रही कि कायदे में रहे, फिर मेरी जॉब भी कायदे यूनिवर्सिटी में हो गई और मुझे वो लॉजेस में जगह भी मिल गई, तो हम स्ट्रीम के किनारे हमने अपने पहले 4-5 साल गुजार दिए। एडजस्ट करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक जो मोहब्बत की शादी है, रोमांटिसिज्म समटाइम जिसको नॉस्टैल्जिया भी कह देते हैं हम, कि वो एक मसला बन जाता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा इसमें ये एक्सपीरियंस है कि आपकी पसंद की शादी होती है, लेकिन जो आपका हस्बैंड है वो आपका फ्रेंड जरूर है, लेकिन उसको हस्बैंड का रिगार्ड और उसका है हस्बैंड वो उसको हस्बैंड का जो रोल है उसने हाँ, करना है, वो exactly, सोसाइटी में exactly. मूव कर रहा है। जी, जी, जी. ही इज योर फ्रेंड, तो वो आपने उसको मतलब अनाउंस तो नहीं करना, यू आर फ्रेंड्स, तो आपने स्पेस उसको वो देनी है, क्योंकि उसको वो रोल परफॉर्म करना है, उसको वो सोसाइटी में मूव करना है। तो आप जानती हैं, इफ यू आर मतलब सारे होम मेकर हैं, सबको पता है, तो उसमें खवातीन को और फैमिलीज बड़ी सपोर्टिव होती हैं। तो जब फैमिलीज आपके साथ सपोर्टिव होती हैं तो आप उसको वो स्पेस दे दें, तो वो आपका फ्रेंड तो है ही है। एग्जैक्टली। तो आप लोग बीच में डील भी कर लेते हैं कि मैं इंज करूंगी तो फिर इंज कर लें। और वो आपको बड़ा, आपके साथ एक बहुत अल्लाह की मेहरबानी होती है कि वो आप उनको समझा सकते हैं या वो समझ सकते हैं कि ऐसे इन्हें रह जाने थे, इतने मैं कवर करना है। तो वो अल्लाह की एक डबल ब्लेसिंग होती है कि आपका फ्रेंड भी होता है और आप उसको रिगार्ड और जितना आप देते हैं उससे डबल आपको रिटर्न में मिल रहा होता है। डॉक्टर साहब, बुनियादी सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे मैंने शुरू में कहा, माशाल्लाह आपकी मिसेज गदाला भाभी बड़ी ग्रेसफुल जा रही होती हैं, भाई साहब पीछे होते थे, वो आगे होते थे। बराबर थे, ये बात नहीं, मैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा था। लेकिन जो मैंने देखा है मैं वो बताऊंगा। कितना डिफिकल्ट था उनको कन्विंस करने में। जाहिर है कंपटीशन था यूनिवर्सिटी में, हर कोई चाहता था कि जी अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ मैच हो जाए।